तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी यूनिवर्स में। कहते हैं कुछ कहानियाँ हमारे और आपके सोच के परे होती हैं, जिसे हम और आप नहीं ऊपर वाले लिखते हैं। आज कुछ ऐसे ही कहानी के साथ हाजिर हूँ, जिसे सुनकर आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहुल की आप बीती। देर रात अपने ऑफिस में कीबोर्ड से लड़ता हुआ मेहुल बस ये सोच रहा होता है कि ये कोडिंग पूरी हो जाए और मैं घर को निकलूं। काम करते करते ना जाने कितने कप कॉफ़ी की ख़त्म हो जाती है। मेहुल को मानो पता ही नहीं चलता। काम पूरा होने के बाद जब मेहुल अपनी फ़ोन स्क्रीन पे नज़र डालता है तो रात के 1 बज रहे होते हैं। मेहुल अपनी कलीग प्रिया के बारे में कुछ सोचते हुए ऑफिस से निकल रहा होता है। सडनली उसके सामने एक काली सी बिल्ली क्रॉस होती है। मेहुल खुद में ही बड़बड़ाता है। ये 2023 में रास्ता काट के खुद को सुपरस्टार समझती है। जा मैं नहीं डरता तुझसे। पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर मेहुल गार्ड चाचा को बाई बोलकर बाइक स्टार्ट करके गीत गाता गुनगुनाते हुए घर की ओर बढ़ने लगता है। काफ़ी दूर निकलने के बाद अचानक से बाइक की हेडलाइट ऑफ हो जाती है और कुछ कुत्तों की डरावनी सी आवाज़ आती है। मेहुल अपना फ़ोन पॉकेट से निकालता है और अपने दोस्तों को कॉल मिलाता है, लेकिन देर रात होने की वजह से किसी ने कॉल नहीं उठाया। कुछ दूर चलने के बाद मेहुल को एक झोपड़ी दिखाई देती है। मेहुल अपने बाइक रोड पे ही लॉक करके फ़ोन के फ्लैश लाइट के सहारे आगे बढ़ता है और बाहर से ही आवाज़ लगाता है, कोई है क्या? हेलो हेलो। अंदर से जब कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आती, मेहुल अंदर को जाता है और कहता है, यार जब बुरा वक्त हो ना तो फिर सब बुरा ही होता है। इसी बीच मेहुल का फ़ोन भी ऑफ हो जाता है। मेहुल मन में ही कहता है, ये काली बिल्ली तो सच की सुपरस्टार निकली। पहले तो बाइक की हेडलाइट ख़राब हुई, फिर ये फ़ोन ने भी धोखा दे दिया। मेहुल अगल बगल कुछ ढूंढता है तो एक ज़मीन थोड़ी ऊंची पाकर उसी के ऊपर बैठ जाता है। काम से थके होने के कारण मेहुल की आंखें कब लग जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। देर रात मेहुल की आंखें खुलती है। वो खुद को एक सुनसान सी जगह में पाता है। मेहुल को ये समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। एक पल को तो उसे लगा कि वो किसी सपने में है, लेकिन एक तेज़ आवाज़ उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसे एक सफ़ेद लिबास का साया नज़र आता है। मेहुल लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, कौन हो तुम? साए की ओर से आवाज़ आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र के ऊपर बैठने की? मेहुल कहता है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं किसी कब्र पे नहीं बैठा। तभी साया कहता है, वो झोपड़ी जिसमें तुम बिना किसी इजाज़त के अंदर आए और अंदर आने के बाद जहाँ तुम बैठे और लेट गए, वो दरअसल मेरी कब्र है। मैं पिछले 20 साल से इस जगह पे हूँ। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मेहुल की हालत और बदतर होती चली जाती है। वो पसीने से भीग चुका होता है। तभी साए ने कहा, अगर तुम्हें इस जगह से निकलना है तो तुम्हें अपना ये शरीर मेरे हवाले करना होगा। दूसरे दिन सुबह मेहुल खुद को उसी कब्र के ऊपर पाता है और एक ही झटके में खड़े होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मानो जैसे उसके पैर ज़मीन में जम से गए। मेहुल इतनी ताकत लगाने के बाद भी हिल तक नहीं पाता। फिर उसके अंतर्मन से जैसे एक आवाज़ आती है, क्यों? कहाँ भागने का इरादा है अब? लेकिन मेहुल इन सब को बस वहम मानकर कोशिश में लगा रहता है। कुछ सेकंड्स के बाद वो महसूस करता है कि उसके पैर अब उसके कंट्रोल में। वो उस जगह से भागते हुए बाहर आता है और जैसे तैसे अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधे घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचते ही जब दीप्ति, जो मेहुल की छोटी बहन है, पूछती है, भैया ये क्या हुआ आपको? मेहुल की पूरी बॉडी मानो आग से चल रही होती है।
दीप्ति सहारा देकर मेहुल को अंदर कमरे में ले जाती है। मेहुल पानी पीते हुए कहता है, अरे छोटी कुछ नहीं, वो नींद पूरी नहीं हुई ना, और काफ़ी लेट हो गया ऑफिस में, तो बस वही थोड़ा थकान है। मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाएगा। तू जा नाश्ता बना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मेहुल जब बाथरूम में अपनी शर्ट उतारता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेहुल के चेस्ट पर ढेरों निशान होते हैं, जैसे किसी चाकू से खरोचे हों, और गले पे नाखूनों के कुछ हल्के निशान होते हैं। मेहुल नहाकर जब बाथरूम से निकलता है तो दीप्ति टेबल में ब्रेकफास्ट के साथ इंतज़ार कर रही होती है। मेहुल अपनी ब्रेकफास्ट पूरी करके सामने की बेड पे ही सो जाता है। दीप्ति भी स्कूल चली जाती है। मेहुल फिर जब दोपहर में ऑफिस के लिए निकलता है तो रास्ते में अपनी बाइक ठीक कराते हुए ऑफिस को चला जाता है। मेहुल की हार्ड वर्किंग की वजह से आज बॉस ने उसे प्रमोशन लेटर दिया होता है। इससे बाकी लोग भी खुश होते हैं, शायद मेहुल भी, लेकिन खुशी उसके चेहरे पे झलक नहीं रही होती। दरअसल वो रात वाले इंसिडेंट्स को लेकर काफ़ी परेशान है। तभी प्रिया उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है, आज तो पार्टी बनती है। मेहुल हाँ कहता है, बट उसके हाव भाव कुछ अलग ही होते हैं। प्रिया दोबारा पूछती है, क्या हुआ तुझे, तो खुश नहीं है क्या प्रमोशन लेटर लेकर? मेहुल बिना कुछ बोले प्रिया का हाथ पकड़ता है और सीधे दोनों छत पे चले जाते हैं। मेहुल कहता है, यार रात के 1 बजे जब मैं अपनी कोडिंग कंप्लीट करके निकला तो मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुई। कहकर मेहुल ये सारी बातें प्रिया को बताता है, लेकिन प्रिया को लगता है मेहुल मजाक कर रहा है। लेकिन जब मेहुल अपनी छाती पे लगे वो निशान दिखाता है तो प्रिया को भी यकीन हो जाता है। प्रिया बोलती है, आज ऑफिस से लीव ले ले और शाम को मुझे इस एड्रेस पे मिल। दोनों शाम को 6 बजे एक साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस के नीचे होते हैं। मेहुल कहता है, साइकियाट्रिस्ट वेद, ये क्या करेगा? यार मैं खुद परेशान हूँ और तू मुझे यहाँ लेकर आई है। प्रिया कहती है, तू एक बार मिल तो सही डॉक्टर वेद से। इन्होंने बहुत सारे मिस्टीरियस केस सॉल्व करी है। कुछ पल में दोनों डॉक्टर वेद के सामने होते हैं। मेहुल सारे इंसिडेंट्स के बारे में डॉक्टर वेद को खुलकर बताता है। डॉक्टर वेद कहते हैं, ये संकट मोचन पुल के नीचे वाले एरिया में हुआ है क्या? मेहुल कहता है, जी हाँ, उस पुल के 5 किलोमीटर के बाद ही करीब मेरा घर है। डॉक्टर कुछ पल चुप होते हैं और कहते हैं, मेहुल तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। आज से करीब 8 साल पहले मेरे पास सेम केस आई थी, लेकिन मेरे बहुत कोशिशों के बाद भी मैं उस इंसान को बचा नहीं पाया। मेहुल के मानो पैरों तले जमीन खिसक गए हो। वो कहता है, डॉक्टर अब? डॉक्टर कहते हैं, करीब 8 साल पहले एक लड़का मेरे यहाँ आया। उसके चेस्ट पे भी ऐसे ही मार्क्स थे जैसे तुम्हारे चेस्ट पे हैं। मैंने उससे कहा भी, क्या तुम मुझे उस कब्र के पास ले जा सकते हो? वो दिन में मुझे वहाँ पे लेकर भी गया, बट ना तो वहाँ कोई झोपड़ी थी ना कोई कब्र। मुझे लगा ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने वो केस छोड़ दी। लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर में जब वो आर्टिकल देखी जिसमें उसकी डेथ की खबर थी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और आज 6 साल बाद भी मुझे सेम केस मिला है। ये कह सकते हो ऊपर वाले का इशारा है कि मैं अपनी उस गलती को सुधारूं। डॉक्टर वेद मेहुल से कहता है, तुमने कुछ दिनों के लिए अपनी नाइट ड्यूटी बंद करनी होगी और ये रखो अपने पास। एक स्प्रे बोतल पास करते हुए डॉक्टर कहते हैं। मेहुल कहता है, डॉक्टर आप ऐसे सिचुएशन में ही मजाक कर रहे हो? डॉक्टर कहते हैं, ये कोई आम स्प्रे नहीं है, ये तुम सिर्फ उस वक्त यूज़ करना जब तुम रात को उस जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हें वो कब्र मिला था, क्योंकि इसे लगाने के बाद कोई भी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर वास नहीं कर सकती। और घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मेहुल अपने ऑफिस में लीव एप्लीकेशन डालकर प्रिया को बाय बोलकर निकल जाता है। रात के करीब 12 बजे दोनों कार से उस जगह पे पहुंचते हैं। मेहुल और डॉक्टर वेद स्प्रे लगाकर जब कार से नीचे को उतरते हैं तो दोनों की होश तब उड़ जाती है
जब वहाँ पे वही झोपड़ी होती है और हल्की रोशनी साफ देखी जा सकती है। जब मेहुल और वेद वहाँ पहुँचते हैं तो मानो जैसे कुछ साए झोपड़ी के बाहर, कुछ साए झोपड़ी के अंदर ऐसे होते हैं जैसे वो इस झोपड़ी के रखवाले हों। वो दंग तब रह जाते हैं जब इन सब काले साए के बीच एक सफ़ेद सा साया उनका इंतज़ार कर रहा होता है। उधर से आवाज़ आती है, आओ मेहुल आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मेहुल सकपकाते हुए कहता है, कौन है आप और आपको मुझसे क्या चाहिए? तभी साई की ओर से आवाज़ आती है, मुझे तुम्हारा यह शरीर चाहिए अपने एक अधूरे काम को पूरा करने के लिए। मेहुल कुछ बोले इससे पहले वेद कहते हैं, ये तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूँगा। ये कहने की देर थी, सफ़ेद साया डॉक्टर वेद के इतने करीब होता है कि डर से वेद की चीख निकल जाती है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। मेहुल घबराकर डॉक्टर वेद की ओर देखता है और दोनों आनंद फानंद गाड़ी की ओर भागते हैं। वो तो भला हो उस स्प्रे का जिसकी वजह से दोनों वहाँ से निकल पड़े। सारे काले साए का झुंड सफ़ेद साए को घेर कर पूछता है, आपने उसे जाने क्यों दिया? तभी सफ़ेद साए की आवाज़ आती है, मैंने अपना रहबर चुन लिया है, वो आज न कल वापस जरूर को आएगा, भरोसा रखो। मेहुल अगले दिन डॉक्टर से मिलता है और कहता है, कल तो मरते मरते बचे हम, अब आप ये बताओ कि मैं क्या करूं? डॉक्टर वेद कहते हैं, कल के बाद मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया है और जाना कि ये साया अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक पहुंचा चुका होता, लेकिन उसका इरादा तुम्हें या मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस समस्या का बस एक ही हल है, तुम्हें अकेले में उससे बात करनी होगी। इतने सालों में जो उस पर बीती है उसे समझना हमारे लिए नामुमकिन है। तुम्हें उससे बात करके उसकी पूरी कहानी समझनी होगी, तभी तुम इस दुविधा से निकल सकते हो, वरना तुम्हें हमेशा भागते रहना होगा, क्योंकि ये साया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर वेद के बताए अनुसार मेहुल अगली रात झोपड़ी के बाहर होता है। उसके अंदर आने से पहले आवाज़ आती है, अच्छा तो आ गए तुम। लेकिन मेहुल ने ठान रखी थी, आज या तो आर या तो पार। वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तभी सफ़ेद साई की आवाज़ आती है, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है मेहुल, तुम परिस्थिति से भागते नहीं, इसलिए प्रकृति ने तुम्हें मेरे लिए चुना है, वरना तुम्हें कभी ना झोपड़ी के बाहर वो रोशनी दिखाई देती और ना ही मैं। मेहुल कुछ पल सोचने के बाद कहता है, लेकिन वो मेरे सीने पे जख्म और पूरी बॉडी का इतना कमज़ोर महसूस होना, ये तुमने किया ना? सफ़ेद साई की आवाज़ आती है, ये मेरे ज़ख्म है जो तुमने महसूस किया। मैं सालों से इस ज़ख्म और दर्द में जी रहा कि कोई मेरी मदद को आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हाँ, इससे पहले मैंने जो भी शरीर चुना मेरे लिए सही साबित ना हो सका, लेकिन तुम में वो बात है जो मेरी परेशानी और दर्द कम कर सकती है। अगले पल मेहुल कहता है, आपको अगर मेरी मदद चाहिए तो आपको एक वादा करना होगा कि आप अपने काम होने के बाद मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। साई की ओर से आवाज़ आती है, ठीक है वादा करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा। ये कहकर साया बोलना शुरू करता है कि इस झोपड़ी के अंदर बहुत सालों पहले मुझे जिंदा दफना दिया गया था। मैं बस उन कमीनों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिसने मेरे परिवार की आंखों में आंसू की नदियाँ भर दी। उसे इन सब का हिसाब देना होगा। मेहुल डरते डरते पूछता है, आखिर हुआ क्या था आपके साथ? साई की ओर से आवाज़ आती है, 23 साल हो गए। मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी उसी जगह पे रहता था जहाँ तुम अभी रहते हो। मैं पिछले 2 सालों से तुम पे नज़र रख रहा था। मुझे एक पवित्र शरीर चाहिए था। जब मुझे इस बात की संतुष्टि हुई कि हाँ तुम ही वो हो, तो मैं उस रात काले साए को भेजकर तुम्हें यहाँ तक आने को मजबूर किया।
मेहुल के माथे में पसीने की लकीर साफ देखी जा सकती थी। साय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा नाम सिरीस है। मैं एक गांव से निकलकर अरुणाचल के इस छोटे से शहर में आया तो यहाँ मेरा कोई नहीं था। अपनी मेहनत के दम पे मैंने घर खरीदी और उसी बीच में पार्वती से मिला। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ ही मुलाकातों में पसंद कर लिया और शादी के बंधन में बंध गए। कुछ सालों बाद जब पार्वती गर्भ से थी और हम बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई। एक रात कुछ लोग आते हैं और मेरे सामने ही पार्वती को खूब पीटा और उसके पेट में बार बार रॉड से वार की। पार्वती को उन राक्षसों ने मेरे आंखों के सामने मार दिया और मुझे अधमरे हालत में वहां से दूर इस जगह पे दफना दिया और पार्वती के साथ पूरे घर को जला दिया। मेहुल की आंखों से आंसू टपकने लगे। मेहुल पूछता है, आखिर ये सब किसने किया? तब उसे पता चलता है कि जहां पे सिरीस का घर था उसके अगल बगल के सारे जमीन लोगों को डरा धमका कर बिल्डर ने एक्वायर कर ली थी। बस मैं ही उन्हें अपनी जमीन देने से मना कर रहा था। मुझे इस जगह से प्यार था। आखिर मैंने इस जगह में खुद को बनते हुए देखा था और पार्वती के साथ मेरी यादें भी जुड़ी थी इस जगह से। मैंने उस बिल्डर के प्रस्ताव को खारिज किया और बदले में मेरे साथ ये सब। बाद में पुलिस ने भी पैसा लेकर बिल्डर श्याम को यहाँ फ्लैट बनाने की परमिशन दे दी। मैं उन सब राक्षसों से बदला चाहता हूँ मेहुल, जिन्होंने मेरा ये हश्र किया। मेहुल गुस्से से कहता है, अब वो नहीं बचेंगे। कुछ दिनों की प्लानिंग के बाद मेहुल एक एक करके उन सब को बहुत बेरहमी से मार देता है जिन्होंने पार्वती और सिरीस को मारा था। और न्यूज़ आती है कि मशहूर बिल्डर श्याम के घर आग लगने की वजह से उनकी और उनके कुछ साथियों की मौत। वो कहते हैं ना, नियति का लिखा कोई नहीं टाल सकता। ये कहानी उस बात को सच साबित करती है। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।